तो हमने अपने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन विलियन नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एक नए लेसन को पढ़ना है। तो विलियन के बाद अगर हम एक नए लेसन पर आते हैं तो इस नए लेसन का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केवल दो चीजें हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले किसी भी कंपाउंड पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी कंपाउंड पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर उस कंपाउंड में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बस केवल मेनली अगर देखा जाए तो दो चीजें ही पढ़नी है। एक, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है किसी केमिकल कंपाउंड पर, और दूसरा कि केमिकल कंपाउंड पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा देते हैं तो उसमें किस किस प्रकार का चेंज आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे अगले चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात आती है कि विद्युत रसायन। हम इस बात को पढ़ लेते हैं कि विद्युत रसायन के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। आखिर क्या क्या आर्टिकल है जो हमें विद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ने हैं, या विद्युत रसायन से हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत रसायन क्या क्या करके दिखाती है। विद्युत रसायन कहते किसको हैं। तो बड़ा आसान सा इसका डेफिनेशन है। देखो कैसे लिखते हैं इसको। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ में विद्युत धारा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह तथा विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा तथा विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। कहता है विद्युत रसायन क्या होती है। विद्युत रसायन जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह कर देने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब भी किसी केमिकल कंपाउंड पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, उस कंपाउंड में कुछ चेंज भी आता है, कुछ परिवर्तन भी आता है। तो हम उस परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम लोग कहते हैं विद्युत रसायन। यह तो हो गया विद्युत रसायन के संबंध में। अब हम बात करते हैं विद्युत रसायन में हमें किसी कंपाउंड पर या किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना है तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आपने इसके पहले भी पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब है विद्युत धारा का प्रवाह, और विद्युत धारा के प्रवाह को आपने पढ़ रखा है I=Q/T। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब मैं इस विद्युत धारा को थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूं कि विद्युत धारा कहते किसको है। अगर आपके पास कोई चार्ज है,
आपके पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, अगर आप उस चार्ज को, मैं मान लेता हूं आपके पास Q प्लस Q आवेश पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इस प्लस Q आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचाना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करना है। अगर मैं आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता हूं, मैं इस बात को भी जानता हूं कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होने में कुछ समय जरूर लगेगा। अगर आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय t है, तो विद्युत धारा की मात्रा Q/T होगी। Q/T को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, कि आवेश जितनी तेजी स्पीड में प्रवाहित हो जाएगा, आवेश जितनी स्पीड में तेजी से प्रवाहित हो जाएगा, विद्युत धारा का उतना ही मान ज्यादा। इलेक्ट्रिकल करंट अगर देखें उतनी ही ज्यादा। अगर आवेश का प्रवाह धीमा होता है तो विद्युत धारा भी धीमी। तो आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, समझोगे भी कि जब भी कभी चार्ज फ्लो होता है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो आवेश के प्रवाह की समय दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के बेसिस या विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर अगर मैं देखूं, तो मैंने इस दुनिया में आने वाले हर एक पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। कैसे? एक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, सुचालक पदार्थ होते हैं, और दूसरे वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ। तो यदि किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, इस आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला सुचालक पदार्थ और दूसरा कुचालक पदार्थ। तो अब हम इन बातों को पढ़ेंगे कि सुचालक पदार्थ क्या है और कुचालक पदार्थ क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन की अगर मैं ब्रांच को देखता हूं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है। तो मैं इस चीज को भी लिखता हूं यहीं पर। क्या लिखते हैं एक नोट में से, कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पर देखता हूं, तो मेरे पास दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैं यहां लिख ही देता हूं कि विद्युत रसायन के आधार पर, विद्युत रसायन के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। तो अब आप बात आ जाती है कि अगर विद्युत रसायन ने पदार्थों को दो भागों में बांट रखा है, वे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो उन पदार्थों के नाम अगर मैं पढ़ता हूं, तो फर्स्ट पार्ट पर मेरे लिए आ जाता है सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ। और सेकंड नंबर पे मैं अगर चेक करता हूं, दूसरे प्रकार का पदार्थ होता है कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। तो मुझे एक एक करके पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुचालक पदार्थ वाला जो आर्टिकल है मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं इसी को पहले पढ़ लेता हूं कि कुचालक पदार्थ क्या है। वैसे कुचालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ को आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, और आप पिछली कक्षाओं में आसानी से बता दिया करते थे कि कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है आप उन्हें क्या कहते थे? कुचालक पदार्थ। परंतु इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है। तो जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, ऐसे पदार्थों को किस श्रेणी में ले जाते हैं? सुचालक पदार्थों की श्रेणी में। अब तो सबसे पहले जरूरी है मैं पढ़ लेता हूं कि कुचालक पदार्थ क्या है, सुचालक पदार्थ क्या है। तो बात करते हैं कि पहले कुचालक पदार्थ के लिए। तो मैं सबसे पहले ये लिखे देता हूं, कौन सा पदार्थ पढ़ना है हमें? कुचालक
पदार्थ। कुचालक पदार्थों को इंसुलेटर्स भी कहा जाए, नॉन कंडक्टर सब्सटेंस भी कहते हैं, नॉन कंडक्टर सब्सटेंस या इंसुलेटर भी कहते हैं। तो कुचालक पदार्थ क्या होता है आप आसानी से बता सकते हो। देखो मैं यहां लिखे देता हूं, वे पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश, फ्री चार्ज, मुक्त आवेश नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। तो कुचालक क्या होते हैं पदार्थ? वे पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश नहीं पाया जाता। मुक्त आवेश क्या होता है? मुक्त आवेश कहते हैं को अंग्रेजी में कहते हैं फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकता है? गति कर सकता है। जो चार्ज अपने स्थान पर बंधा है, अगर कोई आवेशित कण या कोई आवेश अपने स्थान पर फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो ये तो मेरे लिए फिक्स चार्ज हो गया, ये गति नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई आवेश या आवेशित कण मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। क्योंकि कुचालक पदार्थों में किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश नहीं पाया जाता है। अगर मुक्त आवेश नहीं पाया जाता तो प्रॉब्लम इस बात की है कि अब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाएगा, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होने वाला भी नहीं है। क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और जब आवेश प्रवाही नहीं होगा तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो मैं लिखूंगा कि वे पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश नहीं पाया जाता है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब कुचालक पदार्थों की बात आ जाती है, तो कुचालक पदार्थों को मैं एग्जाम्पल पे भी लिख देता हूं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कुचालक पदार्थ किसको कहते हैं? आखिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों नहीं कर पाते कुचालक पदार्थ? क्योंकि इन पे किसी भी प्रकार का फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल को बताना स्टार्ट करें, तो कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल क्या क्या बताए जाएं। तो मैं एक दो एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं कुचालक पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कौन कौन सा पदार्थ मुक्त चार्ज या फ्री चार्ज नहीं रखता है, तो ऐसे कंडीशन पर आ जाता है कांच। कांच ऐसा सब्सटेंस है जो फ्री चार्ज नहीं रखता, और क्योंकि फ्री चार्ज नहीं रखता ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, कांच आ जाता है। रबर की मैं बात कर लेता हूं, रबर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्री चार्ज नहीं रखता है। अगर बात और आगे आ जाती है बात कि हम आगे कई सब्सटेंसेस को लिखे, तो कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अगर हम कुचालक पदार्थों की बात करेंगे। हां, मैं इस पे एक और चीज को लिख देता हूं, अधातु, नॉन मेटल। अधातु, अधातु भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। अब बात आ जाती है कि सर अधातु को पहचानेंगे कैसे? पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा है अधातु को। अधातु, अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसकी बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अधातु। और अधातुएं विद्युत धारा का चालन नहीं करती हैं। लेकिन अगर मैं समस्त अधातुओं की बात करूं तो मुझे अधातु में से एक रूप ऐसा भी मिलता है जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है। वैसे तो जनरली अगर मैं देखता हूं सामान्य रूप से, तो अधातुएं कभी विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करती? क्योंकि फ्री चार्ज नहीं होता उन पर। लेकिन
अगर मैं अधातुओं की श्रेणी को गिनना स्टार्ट करूं, अधातुओं की श्रेणी में से एक पदार्थ आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब बात आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा का चलन कर भी सकता है और अधातु भी है। विद्युत धारा का चालन भी कर सकता है, अधातु भी है। यह तो एग्जाम्पल बिल्कुल अलग सा हो गया। तो हम इस चीज को बेटा याद रखेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, ऐसा नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो मैं इस बात को क्या करता हूं कि एक नोट पे लिखे देता हूं कि ग्रेफाइट के विषय में अगर कोई मुझे इंफॉर्मेशन देगा या मुझे कभी ऐसा नंबर आ जाएगा कि मुझे किसी एक ऐसे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस की बात बतानी है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो या हां, तो फिर मैं ग्रेफाइट का नाम दे दूंगा। तो मैं यहां देखो लिखता हूं इस चीज को, ग्रेफाइट एक ऐसा अधात्विक पदार्थ है, एक ऐसा अधात्विक पदार्थ है, पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है। वैसे जितने भी अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक बहुलक। कार्बन के बहुत सारे परमाणु एक विशेष अवस्था में, एक विशेष व्यवस्था में जुड़कर ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं, और यह जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का कैसा होता है? सुचालक रहता है। अब अगर बात आ जाती है कि अगर मैं अधातुओं को देखता हूं, अन्य नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को देखता हूं, तो अन्य नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस में मुझे सारे के सारे कुचालक मिलते हैं, लेकिन केवल ग्रेफाइट सुचालक क्यों मिलता है? तो बेटा इसका काफी बड़ा आर्टिकल है, मैं एक छोटे शब्दों में समझा देता हूं कि अगर मैं कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है 2,4, जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। लेकिन जब ग्रेफाइट अपनी संरचना को तैयार करता है, तो ग्रेफाइट अपनी संरचना को कुछ इस प्रकार से तैयार करता है कि ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन से बना होता है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसका मतलब कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बना सकता है या 4 आबंध का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब मैं ग्रेफाइट में कार्बन की संरचना को चेक करता हूं, तो ग्रेफाइट में कार्बन की संरचना मुझे ऐसी मिलती है कि एक कार्बन का एटम 3 अलग अलग कार्बन के एटम से कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब 4 में से देखो, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो मैं इन इलेक्ट्रॉनों की तो बात ही करना बंद कर देता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन केमिकली किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। केमिकली चेंज क्या कर सकते? कौन से इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की जो टोटल प्रॉपर्टी होती है, पूरे पूरे गुण होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी भी एलिमेंट का अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसके गुण को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं। कहां के इलेक्ट्रॉन करते हैं? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मैं अगर कार्बन या ग्रेफाइट के अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को चेक करूंगा, तो मैं कार्बन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखूंगा। कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसका मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे। लेकिन जब मैंने कार्बन की सीरीज को देखा, जब मैंने कार्बन की उस श्रृंखला को देखा जो ग्रेफाइट में बनी हुई है, मुझे पता क्या चलता है कि एक कार्बन एटम कनेक्टेड है 3 अन्य कार्बन एटम से। अगर एक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मतलब 4 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लेता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स हो गए। क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स हो गए, ये विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे चार्ज हैं जो कि फ्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बना रखा है। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है
बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बंधा हुआ है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये अपने स्थान पर फिक्स है। लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता। क्योंकि वो चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता, ये फ्री है, और ये फ्री है, ये विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करा सकता है। क्योंकि अगर मैं ग्रेफाइट की संरचना को देखता हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का, वो फ्री है। और क्योंकि फ्री है, ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, और जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, इसका मतलब है ग्रेफाइट विद्युत धारा का कैसा है, सुचालक है। तो जब आपसे कभी ऐसी बात आएगी कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक है या कुचालक, अब आप उसका आंसर दोगे क्या है, सुचालक है। क्यों सुचालक है, आप उसके स्ट्रक्चर को बताओगे। हालांकि ग्रेफाइट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने उसका केवल एक पार्ट बनाकर दिखाया है। यह अलग चीज है कि मैं उसको अलग से दिखाता आपके लिए, क्योंकि अभी सुचालक कुचालक केवल पहचानना है। आप इस बात को ध्यान रखोगे, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है कार्बन के हर एक एटम पर अगर वो ग्रेफाइट की संरचना बनाता है, और ग्रेफाइट की संरचना में क्योंकि एक फ्री चार्ज अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है। तो मैंने कुचालक पदार्थों को चेक किया कि कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। अब कुचालक पदार्थों में भी हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल को चेक किया, और यह भी चेक किया कि कौन से ऐसी अधातुएं हैं जो, या कौन से ऐसी अधातु है जो विद्युत धारा की कुचालक नहीं बल्कि क्या है, सुचालक। तो कुचालक पदार्थों को हम पढ़ चुके। अब कुचालक पदार्थों को पढ़ने के बाद हमारे पास एक ऐसा आर्टिकल आता है जो इसका जस्ट विपरीत है, अपोजिट है, सुचालक पदार्थ। तो मैं कुचालक पदार्थों के बाद बात करूंगा कि सुचालक पदार्थ क्या होते हैं। कुछ लोग इसे चालक भी कहते हैं, सुचालक पदार्थ। कि आखिर सुचालक क्या होता है बेटा, बड़ा आसान सा है, जस्ट इसका अपोजिट बताना है। क्या आपको बोलना है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश पाया जाता है, किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश होता है, चार्ज होता है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो, चाहे वो फ्री आयन के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, लेकिन उसमें फ्री चार्ज पाया जाता है। क्योंकि फ्री चार्ज पाया जाता है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है, और विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण हम उन्हें क्या कहेंगे, सुचालक पदार्थ। तो दी गई परिभाषा का जस्ट अपोजिट मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। उधर क्या लिखेंगे, इधर की ओर मैं लिखूंगा वे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश पाया जाता है या उपस्थित रहता है। मुक्त आवेश पाया जाता है तथा मुक्त आवेश पाए जाने के कारण इनमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट का प्रवाह होता है, सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हो गया सुचालक पदार्थ के। सुचालक पदार्थ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री चार्ज होता है। फ्री चार्ज का मतलब मूवमेंट कर सकने वाला चार्ज, गति करने वाला चार्ज अवेलेबल रहता है। क्योंकि गति करने वाला चार्ज अवेलेबल है, ये मुक्त आवेश, वो फ्री चार्ज विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करा सकता है। क्योंकि पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। अगर मैं सुचालक के एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करता हूं कि सुचालक का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो विद्युत धारा के सुचालक पदार्थों के दो प्रमुख एग्जाम्पल हैं।
मैं उनकी बात करता हूं कि विद्युत का अगर कोई पदार्थ सुचालक है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्युत के सुचालक पदार्थ दो प्रकार के केवल हो सकते हैं। अब विद्युत के सुचालक पदार्थ दो प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं ध्यान देता हूं, धातु। सबसे पहले धातुएं जो होती है वो विद्युत की कैसी रहती है, सुचालक। और धातुओं में जो विद्युत धारा के चालन की क्षमता होती है, सुचालकता होती है, वो काफी ज्यादा रहती है। अगर मैं सेकंड नंबर पर बात करता हूं कि धातुओं के अलावा क्या और कोई भी पदार्थ है जो विद्युत धारा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, तो उसकी भी बात आएगी विद्युत अपघट्यों के विलयन। विद्युत अपघट्यों के विलयन। तो मैं धातु को तो इसके पिछली क्लासेस में पढ़ चुका हूं कि धातु क्या होती है, हालांकि पर इसको भी चुके हैं कि विद्युत धारा के विद्युत अपघट्यों के विलयन क्या होते हैं या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। लेकिन मैं इसको दोबारा से पुनः पढ़ा देता हूं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि विद्युत अपघट्यों के विलयन क्या होते हैं। लेकिन मैं एक एक नंबर को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेटल्स के विषय में बात होगी, ये विद्युत धारा की चालक है या नहीं, और चालक है तो इनका क्या रीजन है, आखिर क्या कारण है ये विद्युत धारा के चालक हैं। और फिर मैं बात करता हूं कि विद्युत अपघट्यों के विलयन ये किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का को कंडक्ट करते हैं या विद्युत धारा के चालक क्यों है। मैं एक एक चीज को बात करता हूं कि धातु अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो यदि कोई भी धातु विद्युत धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित होने देती है, तो इसका मतलब है वो विद्युत धारा की चालक है। अतः धातुओं को मैंने एक नए नाम से लिखा, धात्विक चालक। अब धातु केवल मैं लिख देता तो कोई एक मेटल तो ऐसा होता नहीं जो विद्युत धारा का चालन करे। लगभग सारी मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हैं या विद्युत सुचालक होती हैं। क्योंकि सारी धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं, मैं धातुओं को एक नए प्रकार का चालक मानता हूं, और धातुओं को एक नए प्रकार का चालक मानते हुए मैंने उसका नाम रख रखा है धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। अब बात आती है धात्विक चालक क्या होते हैं, और धात्विक चालक जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस प्रकार दिखाते हैं या सुचालकता किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो मैं मेटल्स के लिए कुछ चीजें लिखने वाला हूं, आप इसको देखिएगा। तो धात्विक चालक के विषय में क्या मैं लिखता हूं, देखो, वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो कहता है धात्विक चालक क्या है, धात्विक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है अगर विद्युत धारा का चालन, तो हम ऐसे चालक को क्या कहते हैं, धात्विक चालक। ध्यान रखने वाली चीज है एक और, क्योंकि धातुओं में, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो है या फ्लो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इनके विद्युत धारा के प्रवाह का मुख्य कारण है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह का मुख्य कारण होने की वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इसको और लिखे देता हूं एक चीज, क्या मैं इस चीज को नोट में लिखे देता हूं कि
नोट क्या लिखेंगे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, कभी अगर धात्विक चालक नहीं आता, आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होता है, आप आसानी से बता देते हो कि धात्विक चालक को ही इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अब धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहते हैं? क्योंकि धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, धात्विक चालक जो है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए हम इस प्रकार के चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक भी कहते हैं। अब हाँ, बच्चों के लिए एक चीज जरूर हो सकती है कि सर जी धात्विक चालक या मैं धातु को कैसे पहचानूं? जिसको पता है धातु, वैसे तो धातुओं में बड़ी अच्छी सी बात होती है कि ज्यादातर मेटल, तो आधे से ज्यादा मेटल, जो ज्यादातर मेटल है उनके लास्ट के नाम के लास्ट में ईएम लगा रहता है। आप अगर पहचानना चाहते हैं तो एक इसका जनरली है मेटल को पहचानने का तरीका कि धातु का नाम होगा और नाम के लास्ट में ईएम, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ज्यादातर मेटल्स के लास्ट में अगर मैं चेक करता हूं इस चीज को तो मुझे ईएम मिलता है। हाँ, एक को छोड़कर हीलियम नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है और इसमें भी लास्ट में ईएम होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं ज्यादातर देखता हूं तो धातुओं के लास्ट में क्या होता है, ईएम। एक पहचान ये है और दूसरी पहचान ये है मुद्रा धातुएं, जो हमें साफ दिखाई पड़े, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीजें जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। तो मेटल्स की अगर मैं पहचान की बात करूंगा, मुझे दो पहचान है, एक तो मैं खुद जानता हूं मेटल लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कॉपर, सॉरी तांबा और कॉपर एक ही है, तो इस प्रकार के, या फिर मुझे नाम के लास्ट में क्या मिलने वाला है, ईएम। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैंने कुचालक पदार्थों को पढ़ा, मैंने सुचालक पदार्थों को पढ़ा। हाँ, सुचालक पदार्थों में मैं अगर चेक करता हूं इस चीज को, तो मैंने सुचालक पदार्थों में से पढ़ा है केवल धात्विक चालक, और धात्विक चालक को इस बात को ही पढ़ा कि धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी क्यों कहते हैं। धात्विक चालकों में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर मुझसे एग्जाम्पल मांग लेगा कि मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है या कौन कौन सा धात्विक चालक है, मुझे एक दो एग्जाम्पल चाहिए, उदाहरण चाहिए इस चीज के, तो मैं अगर बात करूंगा तो मैं बात करूंगा सिल्वर से। सिल्वर चांदी कहते हैं। अब चांदी सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा अलग लगता है। हीलियम को He से रिप्रेजेंट किया, ठीक रहा। कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया, ये भी सही है, लेकिन चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया क्योंकि बेटा चांदी का जो लैटिन नेम है वो है अर्जेंटम, और अर्जेंटम होने की वजह से इसको हमने कैसे लिखा, Ag। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन मेटेलिक कंडक्टर्स। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करता हूं तो उसमें से ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर के बाद अगर दूसरा धात्विक कंडक्टर आता है या धात्विक चालक आता है तो मैं कॉपर को ले लेता हूं। कॉपर के अलावा लोहा भी धात्विक चालक होता है, एल्यूमिनियम भी धात्विक चालक होता है। तो मैं अगर मेटल्स की सीरीज बनाऊंगा तो बहुत सारे मेटल हो जाएंगे। दो चार मेटल को याद रखते हैं जिनमें से बेस्ट कंडक्टर को भी याद रखने की जरूरत है। सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर, लेकिन अब उसका भी एक रीजन है कि आप हर एक जगह पे सिल्वर के ही उपकरण या सिल्वर के ही वायर नहीं बना सकते। इतने महंगे होते हैं सिल्वर पहनने के लिए तो पड़ता नहीं जल्दी से, उसका वायर कैसे बनेगा, और वायर बनेगा तो चोरों से बचेगा नहीं।
यहां एल्यूमिनियम का जो वायर है, जो फिर भी कहीं तक कह सकते हैं कि सस्ती मेटल है, इसका वायर तो चोरी कर ले जाते हैं। फिर सिल्वर का वायर तो कोई नहीं बचने देगा, तो सिल्वर के वायर वगैरह नहीं बनाए जा सकते। हाँ, सिल्वर के वायर वगैरह, सिल्वर की प्लेट को इस्तेमाल तभी लाते हैं जब बहुत ही कोई महंगा उपकरण बनना होता है, जैसे सोलर पैनल की प्लेट बननी होती है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं जिनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। अब मैं धात्विक चालकों को हटा देता हूं। अब बात आ जाती है कि अगर पहला चालक धात्विक चालक था, तो सर जी आपने दूसरा चालक क्या लिखा था? बेटा आप देख सकते हैं, अगर आपने नोट कर रखा था, धात्विक चालक के बाद मैंने लिख रखा था विद्युत अपघट्यों के विलयन। तो जो विद्युत अपघट्यों के विलयन होते हैं वो भी एक अच्छे चालक होते हैं। लेकिन विद्युत अपघट्यों के विलयन की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं इस बात को करूंगा कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो मैं यहां लिखे देता हूं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? विद्युत अपघट्य, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो बेटा मैं आसान से आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। हमारे यहां इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, अगर वो ठोस अवस्था में हैं और मैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता हूं, करंट का फ्लो कराता हूं, तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जब मैं उसी पदार्थ को पिघला देता हूं या मैं उसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलकर विलयन बना लेता हूं, फिर से मेरी बात को सुनना, जब मैं उस पदार्थ को पिघला देता हूं या मैं उस पदार्थ को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हुए, किसी विलायक में घोलते हुए घोल बना लेता हूं, विलयन बना लेता हूं, अब ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। तो जो पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अपनी घुलित का मतलब घुलने के बाद, या गलित का मतलब पिघलाने के बाद विद्युत धारा के सुचालक हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कैसे होते हैं? कुचालक। जबकि घुलित या गलित अवस्था में विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने एग्जाम्पल पर या मैंने सेकंड नंबर पे इस बात को लिखा था विद्युत अपघट्यों के विलयन। मैंने विद्युत अपघट्यों के विलयन इसीलिए लिखा था क्योंकि विद्युत अपघट्य भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करता है जब उसका क्या बनाया जाता है? या तो विलयन बनाया जाता है या उसे पिघला लिया जाता है। तो सबसे पहले बात होगी विद्युत अपघट्य क्या है। आखिर हम किस पदार्थ को विद्युत अपघट्य कह सकते हैं और किस पदार्थ को विद्युत अपघट्य नहीं कह सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो मैं इसको पहले लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। लिखते हैं वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ये अपनी घुलित का मतलब है घोलने पर। किसने घोलने पर? किसी विलायक में घोलने पर। अपनी घुलित या गलित का मतलब है पिघलाने पर। परंतु अपनी घुलित या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं।
जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो कि अगर कोई पूछता है विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो मैं बात कर देता हूं इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वे रासायनिक यौगिक होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, यदि आप इनको ठोस अवस्था में रखते हो तो ये विद्युत के कुचालक रहते हैं, अर्थात ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, परंतु जैसे ही आप इनको किसी विलायक में घोलते हो या इनको आप पिघलाते हो तो विलायक में घोलने पर या इन्हें पिघलाने पर ये विद्युत धारा के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। हम इनको कहते हैं विद्युत अपघट्य। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं कि विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल क्या है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे मिल जाए जिससे मैं इस बात को पता कर लूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, या इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेवियर करते हैं, कम से कम इसको पहचानने के लिए एक एग्जाम्पल को चेक किया जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट को एक एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं, बड़ा साधारण सा है और हम ज्यादातर इसको लिखते भी हैं। क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl विद सॉलिड स्टेट। अगर हमारे यहां साधारण नमक सॉलिड स्टेट में है, हम साधारण स्टेट में या शुद्ध अवस्था में नमक को चेक करते हैं, ठोस अवस्था में जब वो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। अगर आप ठोस नमक पर विद्युत धारा के प्रवाह करना चाहें तो किसी भी हालत में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि मैंने नमक के टुकड़े को जल में घोल लिया, जल एक विलायक है, मैंने उसमें घोल लिया और जैसे ही जल में घोला नमक अपनी कौन सी अवस्था में पहुंच गया? घुलित अवस्था में पहुंच गया। और घुलित अवस्था में क्या होता है कि घुलित अवस्था में मैं देखता हूं नमक अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। देखिए एक इस चीज को ऐसे भी पहचान सकते हैं, आप सभी इस बात को पहले भी पढ़ चुके हैं, सोडियम मेटल है, धातु है, ये अपने ऑक्टेट को पूरा कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और क्लोरीन या क्लोराइड आयन, क्लोरीन, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए दोनों को ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। सोडियम तब तक इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग सकता जब तक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल जाती। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको एनर्जी कैसे देता हूं? मैंने नमक के टुकड़े को काहे में घोल दिया? जल में। और जैसे ही मैंने नमक के टुकड़े को जल में घोला, नमक के टुकड़े में उपस्थित सोडियम एटम जो मेटल है इसको एनर्जी मिल गई और ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, निकाल दिया। उस इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया? क्लोरीन ने। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण त्याग दिया और ये NaCl से Na पॉजिटिव आयन के रूप में अलग हो गया। और जब Na पॉजिटिव आयन के रूप में अलग हुआ तो क्लोरीन ने क्या बना लिया? निगेटिव आयन। अब ये दोनों आयन एक दूसरे से कैसे हो गए? अलग। अभी Na और Cl दोनों एक ही में बंधे थे, बॉन्डेड थे, फ्री नहीं थे। और जब तक फ्री नहीं थे ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते थे। लेकिन जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए सोडियम क्लोरीन से कैसा हो गया? अलग। अब सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग। अब आप इस बात को भी देखोगे, सोडियम का आयन अलग, क्लोरीन का आयन अलग, दोनों चार्ज पार्टिकल। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग का मतलब फ्री है, मुक्त हैं, क्योंकि ये मुक्त हैं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। और क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह भी करा सकते हैं। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह कब करा सकते हैं? जब ये आयन में टूटेंगे। और आयन में कब टूटेंगे? जब इनको आप काहे में घोलते हो? जल में। और जल में घोलने के पश्चात जैसे ही आयन में टूटे, आयन फ्री हो गए और इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो विद्युत का कैसा है? सुचालक रहेगा। सुचालक है या सुचालक मैं केवल लिख देता हूं। तो जब नमक का टुकड़ा मैंने सॉलिड स्टेट पे लिया, बिकॉज इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं था, Na और Cl दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे, गति नहीं कर सकते थे। और जब गति नहीं कर सकते थे, आयन या मॉलिक्यूल गति नहीं कर सकते थे,
तो ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं ले जा सकते। लेकिन जैसे मैंने NaCl को जल में घोला, एटम्स को एनर्जी मिली और उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए अपने बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जैसे ही बॉन्ड को तोड़ा, छोटे छोटे आयन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये आयन बॉन्ड से टूट के अलग हुए हैं। अब ये बॉन्ड से मुक्त हैं, बॉन्ड से मुक्त हैं अर्थात कहीं भी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। और फ्री मूवमेंट करने के कारण ये चार्ज की कुछ अमाउंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, क्योंकि चार्ज की अमाउंट अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए फ्लो हो सकती है। यह विद्युत धारा का कैसा रहने वाला है, सुचालक। तो अगर मुझसे कभी बात भी आती है कि सोडियम क्लोराइड नमक का टुकड़ा ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन जब मैं इसको जल में घोल देता हूं, यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसका कारण क्या है, आप बड़े आसानी से इसको बता दोगे कि जब सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा ठोस अवस्था में होता है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित पार्टिकल फ्री नहीं होते, इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कैसा होता है, कुचालक। परंतु जैसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड के टुकड़े को जल में घोला, यह मुक्त आयनों में टूट गया, मुक्त आयनों में टूट गया। इसको आयन कहते हैं। आयन क्या है, दो प्रकार के, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो मुक्त आयनों में टूट गया, मुक्त आयन का मतलब है मूवमेंट करने वाले आयन, क्योंकि मुक्त आयनों में टूट गया। अब मुक्त आयन एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, गति कर सकते हैं, चार्ज को ले जा सकते हैं। अतः सोडियम क्लोराइड का जो जलीय घोल होता है, यह विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। ध्यान रखने वाली बात है, जब NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ दिया है, Na का पॉजिटिव आयन प्लस चार्ज रखता है, Cl का निगेटिव माइनस चार्ज रखता है। और आपने इस बात को पहले भी पढ़ रखा है कई जगह पर कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो जल में घोलने पर केवल NaCl आयन में टूटता ही नहीं है, बल्कि NaCl के जो आयन Na+ और Cl- होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, यह रिएक्शन रिवर्सिबल भी लिखी जा सकती है। अगर दो आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे भी। अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो Na+ और Cl- आयन से फिर NaCl बनने को तैयार हो जाएगा। भाई जुड़ेंगे अगर दोनों आयन तो फिर से Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल भी लिख सकता हूं कि पहले NaCl आयंस में टूटा और वे NaCl के आयन फिर से क्या में, NaCl में चेंज होने लगे। ध्यान रखने वाली बात है, आज मैं जरूर इसको ऐसे लिखे दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन सी रिएक्शन में मुझे इस प्रकार का रिवर्सिबल एरो बनाकर चलना है और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें मुझे रिवर्सिबल एरो को बनाना नहीं है। आज मैं जरूर बना देता हूं इसको, लेकिन फिर बात होगी बाद में इसमें कि किस किस रिएक्शन में हमको ये रिवर्सिबल एरो रखना है और कौन कौन सी रिएक्शन में हमें ये रिवर्सिबल एरो नहीं रखना है। अब आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि जब हम धात्विक चालक को पढ़ रहे थे, तो धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहने लगे आप उसको। अब मैं विद्युत अपघट्यों में अगर बात कर रहा हूं तो मुझे क्या पता चलता है, विद्युत अपघट्यों में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है मुक्त आयनों की वजह से हो रहा है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की वजह से हो रहा है। हम विद्युत अपघट्यों को एक नए और नाम से जानते हैं, आयनिक चालक। तो हम इस बात को भी लिखते हैं क्योंकि विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, अतः हम विद्युत अपघट्यों को एक नए नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आयनिक चालक के नाम से जानते हैं। मैं इस चीज को नीचे यहां लिख देता हूं। इस चीज को काहे में लिखेंगे, एक नोट में लिखेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे ये बात। क्या बात है, याद रहे तो मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि विद्युत अपघट्यों में, क्योंकि विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, मुक्त आयनों के माध्यम से
होता है। अतः इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। तो अब आप इस बात को याद रखोगे कि अगर आपसे विद्युत अपघट्य नहीं आता, आपसे आयनिक चालक भी पूछ लेता है तो भी यही सेम डिफिनीशन है। विद्युत अपघटनी चालकों को ही या विद्युत अपघट्यों को ही हम आयनिक चालक के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब NaCl जब तक आयनों में नहीं ब्रेक होगा वो विद्युत धारा का चालन करने वाला नहीं। ये विद्युत धारा का चालन तभी केवल उसी अवस्था पर कर सकता है जब वो आयनों में ब्रेक होता है। अब अगर मैं बात करता हूं, एक लाइन में और आगे बढ़ा लेता हूं, आप इस बात को तो लगभग देख के सभी समझ गए होंगे। NaCl के घोल में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का प्रमुख कारण आयन में टूटना रहा। अगर आप सोचे कोई पदार्थ जल में घुलकर आयन में ना टूटे, सोचिए आप इस बात को, अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल हो, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसको मैं जल में या किसी विलायक में घोल दूं फिर भी वो आयन पे डिकम्पोज ना हो, अगर आयन पर डिकम्पोज नहीं होता है तो वो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आयन नहीं बनते हैं तो फ्री चार्ज जा नहीं सकेगा। आयन फ्री चार्ज है, ये मूवमेंट नहीं करेगा, और जब मूवमेंट नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने वाली है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर कोई भाई का पदार्थ विद्युत अपघट्य है या वो उसको केमिकली वो अगर देखें एक्टिव होना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, तो उसको आयनों में टूटना जरूरी है। क्या इस दुनिया का सब पूरा पदार्थ जितना भी अवेलेबल है क्या वो आयनों में टूट सकता है? नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आयन में टूटते भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आयन में टूटते भी नहीं हैं। मैं विद्युत अपघट्यों की बात करूंगा, लेकिन मैं एक छोटे से नोट की बात और कर लेता हूं कि वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी घुलित या गलित अवस्था में भी आयनों पर नहीं टूटते वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को कहते हैं, मैं यहां लिखे देता हूं इस ब्रैकेट के अंदर, विद्युत अनअपघट्य। फिर से ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्य तो आयंस में ब्रेक हो जाता था, लेकिन जब विद्युत अनअपघट्य की बात आएगी, आप इसकी डेफिनेशंस को देखो कैसे लिखोगे। मैं एक बार बोल के आपको सुना देता हूं कि विद्युत अनअपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी घुलित और गलित अवस्था में अपने आयनों पर टूटते नहीं या अपने आयनों पर नहीं टूटते हैं। और क्योंकि अपने आयनों पर नहीं टूटते हैं, इन पर विद्युत धारा का चालन भी नहीं हो सकता है, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। अब दोनों प्रकार के एग्जाम्पल भी, अनअपघट्य का भी अपघट्य का भी। अनअपघट्य में मैं बात कर लेता हूं जो केमिकली अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते, तो मेरे पास पहला आता है केमिकली आयन में ब्रेक कौन नहीं होता? केमिकली आयन में ब्रेक नहीं होता है मेथिल एल्कोहल। एक ऐसा केमिकल है अगर मैं इसको वाटर पे डिसॉल्व कर देता हूं ये आयंस में ब्रेक होने वाला नहीं। एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल भी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं इसको वाटर पे डिसॉल्व कर लेता हूं, सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करता हूं, या मैं इसको हीट कर देता हूं, कुछ भी कर देने पर इसका ये आयनों पर ब्रेक नहीं होता। क्योंकि आयनों पर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये विद्युत धारा का कैसा है? कुचालक है। यदि कोई केमिकल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता है, हमें उसे कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। तो विद्युत अनअपघट्य को आप समझ चुके होंगे किसे कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सर जी विद्युत अनअपघट्य के तो 2 एग्जाम्पल, लेकिन विद्युत अपघट्य का केवल और केवल 1 एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा विद्युत अपघट्य केवल यहीं से समाप्त नहीं होता। अभी विद्युत अपघट्य को हमें और भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है। तो बात आती है विद्युत अपघट्य 2 प्रकार का, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनके बिहेवियर कैसे हैं? तो अभी हमें विद्युत अपघट्य के ही रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे।
तो ये आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर भी केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शन दे के जाएगा। आप इन चीजों को तैयार कीजिए। आपको जो भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए उस चीज की इंफॉर्मेशन दे देना, मैं उन चीजों का भी एक वीडियो बना डालूंगा। तो आज हम अपने लेक्चर पर इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं इसको पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।